Hello everyone. नमस्कार एंड अ वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आपका तहे दिल से इस सेशन में स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। कभी आपने सोचा है, एक इंजीनियर जो रेलवेज के बड़े-बड़े इंजन्स और सिस्टम्स को संभालते हैं, वो व्यक्ति एक दिन अपने लाइफ का डायरेक्शन बदलकर ह्यूमन माइंड, बॉडी और स्पिरिट को हील करना शुरू कर देंगे। ये कहानी है डॉक्टर सुभाष सारंगी जी की। 30 साल तक उन्होंने इंडियन रेलवेज में हेड ऑफ डिपार्टमेंट के रूप में काम किया, लेकिन इसके पैरेलल उन्होंने अपना दिल लगाया एक अलग मिशन में। स्ट्रेस फ्री लिविंग, होलिस्टिक हेल्थ केयर और ड्रगलेस हीलिंग। 25 साल से भी ज्यादा उन्होंने योगा, नेचुरोपैथी, लाफ्टर थेरेपी और काउंसलिंग के जरिए हजारों लोगों की जिंदगी बदली है। उन्होंने आईएएस, आईपीएस ऑफिसर्स से लेकर स्टूडेंट्स तक सबको ट्रेन किया और स्वीडन, फिनलैंड तक अपना मैसेज पहुंचाया। आज हम सबके सामने एक ऐसा व्यक्ति है जो एक इंजीनियर भी है, एक साइकोलॉजिस्ट भी है और एक हीलर भी है। तो बिना किसी देरी के, प्लीज जॉइन मी इन गिविंग अ वार्म, एनर्जेटिक वेलकम टू आवर मेंटर, गाइड एंड टुडेज स्पीकर, डॉक्टर सुभाष चंद्र सारंगी जी। वेलकम सर एंड थैंक यू फॉर योर काइंड प्रेजेंस। ओवर टू यू। ओम शांति। नमस्कार। Am I audible? मेरी आवाज यस पहुंच सर, रही है? आपकी ओके। आवाज बहुत अच्छे से पहुंच रही है। प्लीज। ओके। थैंक यू सो मच गरिमा बहन फॉर गिविंग ए ब्यूटीफुल इंट्रोडक्शन। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं हिडन ट्रेजर्स ऑफ होलिस्टिक हेल्थ। ये हिडन ट्रेजर्स ऑफ होलिस्टिक हेल्थ आप लोगों के लिए नया शब्द नहीं है। इसका भावार्थ यही है कि हम सर्वांगीण स्वास्थ्य प्राप्त करने के लिए, होलिस्टिक हेल्थ यानी समग्र स्वास्थ्य, इट विल इंक्लूड फिजिकल हेल्थ, इट विल आल्सो इंक्लूड इमोशनल हेल्थ, सोशल हेल्थ एंड स्पिरिचुअल हेल्थ। तो इसको हम लोग होलिस्टिक हेल्थ कहते हैं। सर्वांगीण स्वास्थ्य प्राप्त करना, उसके पीछे जो राज है, जो रहस्य है, जो सीक्रेट्स है, जो महामंत्र है, बहुत सरल है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी नजर से, हमारे दिमाग से उतर गई है। हम मॉडर्न फिलोसफी और मॉडर्न ट्रीटमेंट सिस्टम्स के पीछे इतने भाग दौड़ कर रहे हैं, हमारी बिलीफ सिस्टम में कहीं ना कहीं शायद ये थॉट्स बैठ गए हैं कि विदाउट मेडिसिन वी कैनॉट लिव हेल्दी। तो ये एक भ्रम है। दिस इज ए मिसअंडरस्टैंडिंग, दिस इज ए मिथ। तो आज हम लोग एक्सप्लोर करेंगे व्हाट आर द सीक्रेट्स ऑफ दिस होलिस्टिक हेल्थ और व्हाट आर द सीक्रेट्स ऑफ लिविंग विदाउट मेडिसिन। I will take nearly 15 to 20 seconds for sharing the screen. आप लोग मुझे बीच में कहीं भी रोक के पूछ सकते हैं। This will be an interactive session and you can stop me at any moment. You can ask any question related to the session. Without any hesitation, you can stop. चैट बॉक्स में भी आप लोग कम्युनिकेट कर सकते हैं या तो फिर अनम्यूट करके भी बात कर सकते हैं। एंड इनफैक्ट अंत के समय भी हम 5-7 मिनट रखेंगे फॉर क्वेश्चन आंसर सेशन। कोई मुझे बताएं कि स्क्रीन विजिबल हो रहा है या नहीं हो रहा है? हाँ, किसी ने पूछा है कि whether all the sessions will be in हिंदी। ऐसे तो जो होस्ट हैं यानी SHH फाउंडेशन, उन्होंने हमें बताया कि इट विल बी a session in हिंदी, बट यू आर फ्री टू इंटरेक्ट विथ मी either in English or in हिंदी, यू आर फ्री। हम अंग्रेजी हिंदी दोनों बात कर सकते हैं और आप भी हमारे साथ में अंग्रेजी हिंदी दोनों को मिक्सअप करके भी बात कर सकते हैं। इट इज योर कंफर्ट एंड योर कन्वीनियंस।
कोई मुझे बताए whether the screen is visible or not? जी विजुअल। Okay, fine. तो ये 2 सत्र होने वाला है, आज का और कल का। इस तरह से 2 सत्र हम रखेंगे, एक एक घंटे का करीब। कल सुबह का भी सेशन रहेगा। तो इसको हमने कोडिफाई किया STS2, which stands for Hidden Treasures of Holistic Health। समग्र स्वास्थ्य के लिए जो छुपे खजाने हैं, उसको हम लोग आज एक्सप्लोर करने वाले हैं। सबसे पहले आपसे हम एक प्रश्न पूछेंगे, अगर आप इस तरह की गतिविधियां, इस तरह की दिनचर्या को अपनाते हैं, तो फिर आपको 100 साल की जिंदगी मिल सकती है। You will be gifted with a life of 100 years. Now the question for you, are you really interested for 100 years of life? How many people are interested? Please respond in the chat box whether yes or no. अगर 100 साल की जीवन आपको एक सौगात के रूप में, वरदान के रूप में मिल जाए, तो whether you will be happy to take it or you will not be interested for it. Okay, yes, yes, पूजा बहन yes, अजय भाई जी yes, नीतू बहन yes, चेतन जी यस, चंडी, छाया जी, छाया दीदी यस। ओके, सभी यस करें, किसी को नो नहीं है। ओके, एनीबडी विथ द ऑप्शन ऑफ नो? अगर किसी को ऐसा लग रहा हो कि हमें 100 साल जीने की कोई ऐसे खास चाहत नहीं है, तो दे कैन ऑल्सो रेस्पॉन्ड। ओके, मुझे लग रहा है कि यू ऑल आर इंटरेस्टेड फॉर 100 years ऑफ लाइफ, दैट्स फाइन। अब मुझे बताइए, अगर 100 साल की जिंदगी आपको मिल गई और आज जैसे आप अपनी आंखों से विदाउट एनी स्पेक्टेकल देख पा रहे हैं और विदाउट एनी सपोर्ट चल पा रहे हैं, 32 नौकर आपके सहायता के लिए हमेशा तत्पर है। 32 नौकर, यू अंडरस्टैंड, 32 टीथ। कुछ भी खाएं तो उसको चबा के पचाने की ताकत आपके अंदर है। अच्छी नींद हो रही है, अच्छे से पेट साफ हो रही है, हमेशा आप सक्रिय महसूस कर रहे हैं, हल्कापन महसूस हो रहा है। इस तरह की जीवन अभी है, जो कि शायद 60-70 साल उम्र के बाद में अक्सर करके लोगों के पास नहीं रहता है। दे बिकम डिपेंडेंट अपॉन अदर्स, दे आर डिपेंडेंट अपॉन द स्पेक्टेकल, विदाउट स्पेक्ट दे कैनॉट रीड द न्यूज़पेपर, द बुक्स। और खाने की मन होती है लेकिन पचाने की सामर्थ्य नहीं होती है, चलने की सामर्थ्य नहीं होती है। इस तरह की स्थितियां अगर आने लगी, तो फिर 100 साल की उम्र आपको पसंद होगा या नहीं होगा? आपने पहले रेस्पॉन्ड किया है कि यस, यू विल बी इंटरेस्टेड फॉर 100 years ऑफ लाइफ। अब सेकंड क्वेश्चन है कि इस तरह से आपको 100 साल की जीवन मिल रहा है, whether it is okay for you or you will think twice। अगर ओके है तो ओके लिखिए, नहीं तो थिंक ट्वाइस या नो लिखिए। पूजा बहन ने ऑलरेडी लिख दिया नो। ओके, ओके नीतू बहन नो। अच्छा, बाकी लोग, बाकी लोग, अच्छा, ये आशाओ जी कोई लिख रहे हैं, ओके लिख रहे हैं। अच्छा, मतलब 100 years तक हमें जीना है, भले कुछ भी तकलीफ हो, इरेस्पेक्टिव ऑफ द हेल्थ कंडीशंस। शरीर के ऑर्गन्स को कुछ भी नुकसान हो, तो भी हम 100 साल जीना चाहेंगे। बट मोस्ट ऑफ द पीपल आर रिस्पोंडिंग दैट दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन 100 years। ओके, इसीलिए मैं आपके जो रेस्पॉन्स है, मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि यू आर रियली वेरी एक्टिव इन द चैट सेक्शन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स, जब इस तरह की बातें आ जाती है कि 100 years ऑफ लाइफ इज रियली अ वंडरफुल गिफ्ट फॉर अस, लेकिन 100 years तक हम इस तरह से एक्टिव लाइफ नहीं जी पाएंगे और देयर इज सम अनसर्टेनिटी। नोबडी कैन से वेदर वी विल बी दैट मच एक्टिव एट द एज ऑफ 100 व्हाट वी आर नाउ। तो इसीलिए हम अपनी स्टेटमेंट को चेंज करते हैं, द होलिस्टिक हेल्थ फॉर 100 years ऑफ लाइफ, दैट इज लिटिल बिट मॉडिफाइड, इट इज होलिस्टिक हेल्थ फॉर 100 years ऑफ एक्टिव लाइफ। द एक्टिव वर्ड itself is added to the statement now। अब मुझे लग रहा है कि वो ऑल विल बी इंटरेस्टेड, दैट मीन्स एक्टिव मीन्स 100 साल की उम्र में भी आपके 32 दांत आपके साथ है, रहेंगे। आपकी हार्ट बीट इसी तरह से चलती रहेगी, विदाउट एनी ऑब्स्ट्रक्शन, विदाउट एनी डिस्ट्रप्शन। आपके फेफड़े इस तरह से धड़कते रहेंगे, आप पैर के लिए इसी तरह से दौड़ते रहेंगे, चलते रहेंगे। बिना चश्मा के आप अखबार के छोटे छोटे अक्षरों को भी पढ़ पाएंगे। दैट इज द मीनिंग ऑफ एक्टिव लाइफ। अब मुझे लग रहा है कि almost all of you will really be interested for this kind of active life, which is really a wonderful gift for you, not only for you but also for me as well।
हाँ, चेतन जी बोल रहे हैं, नो सर। अच्छा, ग्रेट, यस यस जी। अच्छा, चेतन जी का कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है तो यू कैन शेयर। नो सर मीन्स whether you are agreed with 100 years of active life or not agreed. ओके। सर, ये संभव नहीं है हाँ जी। 100 में एक्टिव होना। जो आपने कहा है वो हाँ संभव हाँ। नहीं है, एक्टिव हो अच्छा। पाना 100 ईयर में। अभी तक मैंने देखा नहीं है। ओके, ठीक है। जो देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। संभव है या नहीं है, दैट इज ए डिफरेंट थिंग, लेकिन प्रयास करने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम प्रकृति के सारे नियमों को पालन करते हैं और 100 साल का सक्रिय जीवन प्राप्त करने के लिए प्रयासरत हैं, तो उसमें कोई हर्जा नहीं है। मिलना नहीं मिलना वो सेकेंडरी है। और जो समय ऑलरेडी बीत चुका है, सपोज यू आर 40 ईयर्स ओल्ड नाउ, सपोज यू आर 30 ईयर्स और 50 ईयर्स, जो टाइम चला गया उस टाइम दोबारा प्राप्त नहीं होगा, दैट इज ट्रू। लेकिन जो समय अभी हमारे हाथ में है, उसको अगर हम सही दिशा दे सकें, हेल्थ के ऊपर सही अटेंशन दे सकें, प्रकृति के नियमों के ऊपर सही ध्यान दे सकें, हमारी दिनचर्या हमारी रहन सहन के ऊपर में प्रॉपर अटेंशन एंड एफर्ट दे पाए, तो देर इज ए हायर पॉसिबिलिटी, ग्रेटर पॉसिबिलिटी कि हम 100 साल तक सक्रिय जीवन जी सकें। उसको हम बोलना चाहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम इसको फॉलो करते हैं, तो आज हम इस समय के अंदर में एक्सप्लोर करने वाले हैं हाउ टू गेट 100 ईयर्स ऑफ एक्टिव लाइफ और द हिडन ट्रेजर्स ऑफ होलिस्टिक हेल्थ। उसको सार के रूप में हम कह सकते हैं कि यू विल बी डिप्राइव्ड फ्रॉम थ्री थिंग्स। तीन चीजों से आप वंचित रहेंगे। उसको हम लोग शॉर्टकट में कहते हैं 3D। द फर्स्ट डी स्टैंड्स फॉर ड्रग्स, यानी कोई भी दवा के ऊपर आपको डिपेंडेंट होना नहीं पड़ेगा। यू विल बी टोटली फ्री फ्रॉम द ड्रग्स। सेकेंड डी स्टैंड्स फॉर डिजीजेस, बीमारी से मुक्त, बीमारी से दूर। और तीसरी डी, दैट इज डॉक्टर्स, यानी उपचार। वैद्यों के पास आपको जाना नहीं पड़ेगा, उपचारक के पास जाना नहीं पड़ेगा, चिकित्सक के पास जाना नहीं पड़ेगा। शॉर्ट में हम इसको कहते हैं 3D, ड्रग्स, डिजीजेस एंड डॉक्टर्स। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, जैसे मेरी इंट्रोडक्शन बहन जी ने बताया, पिछले 25 साल से हम इन तीन चीजों से दूर हैं। ऊपर वाले ने, चाहे आप ईश्वर कहें, भगवान कहें, खुदा कहें, अल्लाह कहें, उन्होंने मुझे ये तीन चीजों से वंचित रखा है। और मैं सही में कृतज्ञ हूँ प्रकृति के प्रति और विश्व ब्रह्मांड के प्रति, जिन्होंने मुझे इस तरह का जीवन का वरदान दिया। इवन दो आई वॉज ए रेलवे ऑफिसर, फिर भी मुझे किसी भी समय, किसी भी स्थिति में रेलवे हॉस्पिटल, रेलवे डॉक्टर या किसी तरह का बीमारी के कारण परेशान होना, ये पिछले 30 ईयर्स ऑफ सर्विस लाइफ के अंदर मैंने नहीं देखा। दैट इज रियली ए वंडरफुल गिफ्ट ऑफ द नेचर एंड इट इज ए ब्लेसिंग ऑफ द सुप्रीम। तो आप अगर चाहते हैं कि आप भी ये तीन चीजों से दूर रहें, तो प्लीज रेस्पॉन्ड इन द चैट बॉक्स। अगर आपको पसंद है टू स्टे अवे फ्रॉम 3D, तो प्लीज रेस्पॉन्ड यस। वाई जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सरिका बहन यस, अनीता दीदी यस, छाया जी यस, पूजा बहन यस। ओके, वेरी गुड। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर रेस्पॉन्स। अब हम आगे बढ़ते हैं, ये 3D को हम कैसे दूर रखेंगे। देखिए, ये मेडिकल प्रोफेशन एक ऐसा प्रोफेशन है जिनके पास, यानी डॉक्टरों के पास या अस्पताल जहां पर हम बीमार पड़ने से ही जाते हैं, और दवा के वशीभूत होकर जीना, दवा के ऊपर निर्भर होकर जीना, ये तीनों कोई व्यक्ति खुशी से नहीं चाहता। दिस इज ए कंपल्सन। इट मे बी यू, इट मे बी मी, इट मे बी एक्स वाई जेड, कोई भी व्यक्ति हो संसार का, ये तीनों चीजों को कभी कोई पसंद नहीं करता। ये तीनों में से कोई एक को भी पसंद नहीं करता। तो ये प्रोफेशन ऐसा है, मेडिकल प्रोफेशन ऐसा है कि उनके पास लोग दुख में, पीड़ा में, बीमार पड़ते ही, परेशान होते ही, समस्या के कारण ही जाते हैं। अदरवाइज जब तक हम स्वस्थ हैं, तब तक ये तीन चीजों से हम दूर रहते हैं। अभी एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट डेमोन्स्ट्रेशन आपके सामने हम करने वाले हैं। नाउ जस्ट टेल मी, व्हाट कैन यू सी इन द स्क्रीन? व्हाट डू यू सी ऑन द स्क्रीन नाउ? क्या दिख रहा है आपको? कुछ विजिबल है? एप्पल, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। एप्पल है। अब हम आपको और एक चीज भी दिखा रहे हैं, सिमिलर टू दिस एप्पल, बट दैट इज इन ए डिफरेंट फॉर्म।
अब आप दोनों एप्पल को देख पा रहे हैं, ऊपर में एक फ्रेश एप्पल है, नीचे में एक सड़ा हुआ एप्पल है, और बीच में एक इंसेक्ट यानी कीड़ा को हम छोड़ रहे हैं। ये जिंदा कीड़ा है, और कीड़े के पास में दोनों फ्रीडम है, ऑलमोस्ट इक्वल डिस्टेंस है, और उसको बीचों बीच हमने छोड़ा। और ये कीड़ा अभी क्या करेगा? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी वेदर इंसेक्ट विल प्रोसीड टू द फ्रेश एप्पल और टू द रॉटन एप्पल? सड़ा हुआ एप्पल के पास जाएगा या फ्रेश एप्पल के पास जाएगा? जी, रॉटन एप्पल के पास ही जाएगा। सभी लोग रेस्पॉन्ड कर रहे हैं, सारिका बहन, छाया बहन, सभी रेस्पॉन्ड कर रहे हैं, सड़ा हुआ एप्पल के पास जाएगा। वेरी गुड। बताइए क्यों जाएगा? उसके पास जब फ्रेश एप्पल का ऑप्शन अवेलेबल है, वो सड़ा हुआ एप्पल के पास क्यों जाएगा? जबकि हमारे सामने अगर यही ऑप्शन होता तो हम डेफिनेटली ऊपर वाला एप्पल यानी फ्रेश एप्पल के पास जाते, लेकिन कीड़ा सड़ा वाला एप्पल के पास जाएगा। व्हाई? क्यों जाएगा? क्या उसको फ्रेश एप्पल पसंद नहीं है? मानव फ्रेश एप्पल को पसंद करता है, तो कीड़ा फ्रेश एप्पल को पसंद क्यों नहीं करता? शायद इसीलिए नहीं करता आप लोग। हाँ, टू ईट फ्रेश इट विल टेक मोर एफर्ट टू इंसेक्ट, easy to eat, yes exactly, covered with wax, okay very good, बहुत बढ़िया रेस्पॉन्स है। एंड इनफैक्ट आप लोगों को पता है, दिस जस्ट ए कॉमन सेंस, इसमें कोई टेक्निकल थ्योरी नहीं है। कॉमन सेंस ये है कि सड़ा हुआ एप्पल के अंदर प्रवेश करना कीड़ा के लिए आसान है, और उसके पास में इतनी हाई लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस नहीं है मानव की तरह कि इट कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन फ्रेश एंड द रॉटन एप्पल, बट ऑब्वियसली इट कैन डिस्टिंग्विश द conducive atmosphere which is needed for the insect for survival and growth। यानी उसका वंश विस्तार के लिए और जीने के लिए जो परिवेश उसके लिए अनुकूल है, ये उसके अंदर में नैसर्गिक क्रिया, नैसर्गिक ताकत के रूप में कुदरत ने दिया है। इसलिए वो बाय डिफॉल्ट सड़ा हुआ एप्पल को ही चुनेगा और उसके पास जाएगा, उसको खाएगा, उसके अंदर में प्रवेश करेगा। नॉट ओनली दैट, एक बार उसके अंदर में प्रवेश करने के बाद उसको अनुकूल वातावरण मिल जाने के कारण उसका वंश विस्तार करने में भी समर्थ हो जाएगा। डू यू एग्री और नॉट? ये थ्योरी के साथ एग्री है, सहमत है? जी, बढ़िया। तो ये छोटा सा एक एक्सपेरिमेंट या डेमोन्स्ट्रेशन था टू अंडरस्टैंड ए बिग सीक्रेट। तो फर्स्ट सीक्रेट ऑफ होलिस्टिक हेल्थ जो हम अभी रिवील करने जा रहे हैं वो ये है कि ह्यूमन बॉडी भी इसी तरह से फंक्शन करता है। जब तक हमारी बॉडी यानी शरीर के अंदर में साफ सुथरा परिवेश है, नीट एंड क्लीन है, शुद्धिकरण की प्रक्रिया के साथ हम जीवन जी रहे हैं, तब तक एक्सटर्नल इन्वेशन यानी किसी भी तरह की बाह्य आक्रमण, चाहे वो कीड़े मकोड़े हो जिसको हम लोग टेक्निकली कहते हैं वायरस, बैक्टीरिया, जर्म्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कभी भी हमारे अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। दिस इज द बिगेस्ट ट्रूथ। और अगर हमारे शरीर के अंदर में ये विजातीय द्रव्य जो कि कचरा बनता रहता है, निरंतर बनता है, वो कैसे बनता है, क्यों बनता है, कितना बनता है, वो हम अगली स्लाइड में देखने वाले हैं। बट द बेसिक आइडिया इज दैट, द बेसिक ट्रूथ इज दैट, जब तक शरीर शुद्ध है, पवित्र है, साफ सुथरा है, तब तक शरीर के अंदर में बीमारी की संभावना लीस्ट है या नहीं के बराबर है। और जब शरीर के अंदर के वातावरण ये सड़ा हुआ एप्पल की तरह हो जाता है, यानी इसके अंदर में गंदगियां भर जाती है, विजातीय पदार्थ भर जाता है, टॉक्सिक मैटर से भरपूर हो जाता है, कुपित मल संचित होता रहता है, दैट क्रिएट्स ए वंडरफुल एनवायरनमेंट, ए वेरी सुटेबल एंड कंडूसिव एनवायरनमेंट फॉर द एक्सटर्नल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू एंटर इनसाइड द बॉडी एंड टू स्टार्ट डेवलपिंग और स्प्रेडिंग देयर स्पेसीज। अपने वंश विस्तार करने के लिए उनको पर्याप्त स्कोप मिल जाता है। एंड दैट इज द ओरिजिन, दैट इज द कमेंसमेंट ऑफ फॉलिंग सिक, दैट इज द बिगिनिंग ऑफ सिकनेस। धीरे धीरे वो फिर एग्रावेट होते जाता है। कैसे होता है फिर और हम आगे चल के एक्सप्लोर करेंगे। सबसे बड़ा प्रश्न है कि इसके अंदर में ये गंदगियां क्यों आती है, कैसे आती है? अगले स्लाइड में देखें तो समझ में आ जाएगा। ये है ह्यूमन बॉडी का इंटरनल स्ट्रक्चर, एनाटॉमी जिसको कहते हैं। मेडिकल साइंस में ये एनाटॉमी के प्रमुख चैप्टर होती है, पेपर होती है। आप इसमें देख सकते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर में इस तरह से बहुत सारे बायोलॉजिकल सिस्टम है
यानी जैविक क्रियाएं चलती है। कुछ फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, बेसिक आइडिया करने के लिए हम बता रहे हैं। एक होती है डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र। जो भोजन हमने मुख में डाला वो अपने आप कंठ नाली होते हुए, अन्न नाली होते हुए धीरे धीरे मल द्वार तक पहुंचने की जो प्रक्रिया है उसको हम लोग कहते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, पेरिस्टालसिस भी कहते हैं, मेटाबॉलिज्म भी कहते हैं, यानी पाचन क्रिया का एक भाग है। तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम हर व्यक्ति के अंदर में निरंतर चलती रहती है, भले आप नींद में आप सो भी गए हो तो भी ये क्रिया चलती रहती है। श्वसन क्रिया यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटोरी सिस्टम यानी निष्कासन क्रिया, मल मूत्र विसर्जन करने की क्रिया, उसका निर्माण होना और शरीर से निष्कासित होना। उसी तरह से स्केलेटल सिस्टम, नर्वस सिस्टम यानी स्नायु संस्थान, मस्कुलर सिस्टम यानी मांसपेशी संबंधित संस्थान। इस तरह से शरीर के अंदर में ना जाने कितनी सारी ऐसी जैविक व्यवस्थाएं या प्रक्रियाएं हैं जो कि विदाउट एनी अटेंशन अपने आप चलती रहती है। इसको हम लोग कहते हैं सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम, ऑटोमेटिक सिस्टम, ऑटो पायलट मोड में ये चल रही है। छोटा सा उदाहरण आप ले सकते हैं, शरीर में अंगुलियों में नाखून का बड़ा होना, कभी आपको कहना नहीं पड़ता है, उसके लिए अटेंशन देना नहीं पड़ता है कि नाखून बड़ा हो या ना हो, वो अपने आप बड़ा होता ही है। बाल का बड़ा होना, सिर के ऊपर बाल बढ़ता रहता है, उसको काटना पड़ता है, ये भी एक नेचुरल प्रोसेस है, राइट, होता रहता है। भोजन पेट में जाने के बाद उसको पचाने के लिए आपको कमांड देना नहीं पड़ता, नेवर, you don't need to give any command, give any instruction to the food to get digested. श्वसन क्रिया के लिए कभी आपको फेफड़े को कमांड देना नहीं पड़ता है कि यू स्टार्ट वर्किंग, ये ऑटोमेटिकली चलता है। यू नेवर नीड टू इंस्ट्रक्ट द हार्ट टू कीप सर्कुलेटिंग द ब्लड थ्रू आउट द बॉडी, ये कभी जरूरत नहीं पड़ता, ये सारे ऑटोमेटिकली चलती रहती है, ये सारे नेचुरल प्रोसेसेस हैं। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट इज दैट जब हम भोजन करते हैं और भोजन शरीर के अंदर में पचना शुरू हो जाता है, ये पचने के बाद हमें कार्य करने की क्षमता प्रदान करती है और शक्तियां मिलती है हमें, लेकिन सिर्फ उतने में कहानी सीमित नहीं रहती है। इसके साथ साथ कुछ विजातीय पदार्थ बाय डिफॉल्ट बनता ही है, जिसको हम लोग बोलते हैं विजातीय पदार्थ या मॉर्बिड मैटर, या मेडिकल लैंग्वेज में हम उसको कहते हैं टॉक्सिक मैटर, टॉक्सिन्स। टॉक्सिन का मतलब साधारण भाषा में हम समझ सकते हैं कि इट इज जस्ट लाइक ए पॉइजन, यानी विष, जहर है। That is not required for the body, that is not desirable for the body, it is not intended to be produced, but it is produced by default. You cannot stop it. आप इसको रोकथाम नहीं कर सकते हैं। भोजन किया मतलब शरीर के अंदर में मल का निर्माण होना अनिवार्य है। रोज हम लोग ब्रश करते हैं, दांत साफ करते हैं, दांत के ऊपर एनामेल कोटिंग जैसे बैठ जाती है, येलो परत बैठ जाती है, दैट इज द लेयर ऑफ टॉक्सिन्स। आंखों से हमारी कचरा निकालनी पड़ती है, उंगली से, कान से कचरा निकलती है, नाक से श्लेष्मा निकलती है, फिर रोज हम लोग टट्टी पेशाब करते हैं, पैखाना जाना पड़ता है। ऑल दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ क्रिएशन ऑफ मॉर्बिड मैटर्स इन द बॉडी। बट प्रकृति के पास इतनी वंडरफुल मैकेनिज्म है कि आप अगर कुछ भी ना करें तो बाय डिफॉल्ट प्रकृति आपको सिग्नल देती रहेगी, बॉडी उसको स्वयं नियंत्रित करती रहेगी। आपको जैसे ही पेट के अंदर में कुपित मल जमा हो गया तो सवेरे शाम को जैसे आप पैखाना जाते हैं, उसी तरह से बॉडी विल गिव यू सिग्नल कि यू नीड टू एक्सक्रीटा, यू नीड टू डिस्चार्ज द स्टूल। आपके बॉडी के अंदर में यूरिन का संचय हो गया, urine accumulate हो गया, body will give you signal, that kind of sensation we will feel कि you need to urinate, पेशाब करने की आवश्यकता पड़ रही है, that you will get a feel naturally। नींद आए तो सो जाना, नींद ना आए तो नहीं सोना, भूख लगे तो भोजन करना, भूख ना लगे तो फिर भोजन नहीं करना। ऑल दीज आर द गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ नेचर। इसको हम लोग बोलते हैं प्रकृति के मूलभूत सिद्धांत, जो कि शरीर को स्वस्थ रखने में मददगार है। Here the statement that you see, this is elimination and detoxification process। हम अगर उसको छेड़छाड़ ना करें, यानी पैखाना लगता हम पैखाना जाएं, पेशाब लगता है तो पेशाब करें, भूख लगता है तो भूख मिटाने के लिए भोजन करें, नींद लगती है तो हम पर्याप्त रूप से विश्राम लें, तो फिर हमारे शरीर के अंदर की जो नेचुरल प्रोसेसेस है दैट विल ऑटोमेटिकली गेट regulated, systematized, and the elimination process will also be accelerated। त्वरित ढंग से शरीर से
विजातीय पदार्थ का निर्गमन होता रहेगा। हम खाली उसको छेड़छाड़ ना करें, दैट्स ऑल, दैट्स सफिशिएंट, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज डिटॉक्सिफिकेशन। नाउ द क्वेश्चन कम्स, अगर बॉडी के अंदर में ये टॉक्सिन निर्मित होता जा रहा है, जिसकी परिमाण जो संचय होते होते उसकी मात्रा अधिक हो गया और निष्कासन प्रक्रिया स्लगिश होती जा रही है, यानी धीमी पड़ गई, देन देयर विल बी एन इम्बैलेंस। ये बहुत सिंपल लॉजिक है, आप समझ सकते हैं। शरीर के अंदर में टॉक्सिक मैटर की निर्माण बढ़ रहा है और निष्कासन की प्रक्रिया धीमी हो रही है, तो शरीर के अंदर में सड़ा हुआ आपल की स्थिति बनता जा रहा है, आप ये समझ सकते हैं। ऑन द अदर हैंड, जितनी निर्मित हो रही है विजातीय पदार्थ, जो कि नेचुरली निर्मित हो रही है, आप कुछ करें ना करें वो होगा ही होगा, और वो उतना ही मात्रा में शरीर से निर्गत होता जा रहा है। रेगुलर बेसिस में बॉडी की क्लिनसिंग होती जा रही है। कैसी होगी? बाय मीन्स ऑफ अप्रोप्रिएट लाइफस्टाइल, बाय मीन्स ऑफ अप्रोप्रिएट फूड एंड बाय मीन्स ऑफ अप्रोप्रिएट एक्शन एक्टिविटीज। दिनचर्या, रहन सहन, भोजन क्रम, ये अगर व्यवस्थित हो जाए, संतुलित हो जाए, तो फिर हमारी एलिमिनेशन प्रोसेस विल आल्सो बी सिस्टमैटिक एंड द डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस, यानी शरीर की शुद्धिकरण प्रक्रिया, यह भी नेचुरली गवर्न होता रहेगा। This is the secret, first secret and the most important principle of holistic health. अगर इसके ऊपर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, otherwise I will move to the next slide. Any question about it? एलिमिनेशन और डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस के ऊपर, शरीर के अंदर में जो जैविक क्रियाएं चलती हैं उसके ऊपर आप चाहें तो पूछ सकते हैं। जी, नो क्वेश्चन, ओके, वेरी गुड। बहुत सिंपल चीज है, इसमें कुछ जटिलता तो है नहीं, इसलिए प्रश्न नहीं आना ही स्वाभाविक है। ओके, लेट अस मूव। अब ये डिजीज के बारे में एक और अच्छा प्रिंसिपल और अच्छा सीक्रेट हम आपको बताने जा रहे हैं। सेकंड सीक्रेट, डिजीज को हम लेवल वाइज अगर क्लासिफाई करें तो इनिशियल स्टेज ऑफ ए डिजीज इज एक्यूट डिजीज, जिसको हम लोग कहते हैं तीव्र रोग। बीमारी वो है जिसको अंग्रेजी में डिजीज कहते हैं, मतलब डिस प्लस इज, इज मतलब कंफर्ट, जहां कंफर्ट नहीं है दैट इज डिस इज, कंफर्ट के अपोजिट, इज के अपोजिट, दैट इज डिजीज। और प्राइमरी स्टेज और इनिशियल स्टेज और द बिगिनिंग स्टेज ऑफ ए डिजीज और सिकनेस इज एक्यूट डिजीज, जिसके अंतर्गत अक्सर करके सर्दी होना, जुकाम होना, खांसी होना, पतला दस्त होना, सिर दर्द होना, बुखार आना, ये जितने सारे उदाहरण हमने बताया, ये सारे शरीर को रोग मुक्त करने का प्रयास है, एक एक प्रक्रिया है। ध्यान से सुने, आई रिपीट, जब शरीर के अंदर में किसी तरह के विषाक्त पदार्थों की संचय या मात्रा बढ़ जाता है, जो कि बियॉन्ड कंट्रोल, जो थ्रेशोल्ड लिमिट है उससे ज्यादा हो जाती है, उस समय शरीर अपने आप नेचुरल प्रिंसिपल के तहत शुद्धिकरण के लिए इस तरह की छोटी छोटी सिम्टम्स दिखाता है। दीज आर नॉट डिजीजेस, दीज आर द हीलिंग क्राइसिस। इसको हम लोग कहते हैं उभार। उभार का मतलब होता है इट इज एन अप्रोच, इट इज एन इनिशिएटिव फॉर क्लिनसिंग, फॉर डिटॉक्सिफिकेशन। क्या क्या है उसमें? सिर दर्द होना, पतला दस्त होना, हजम नहीं होना, जो भोजन किया हजम नहीं हो रहा है, पच नहीं रहा है, भूख नहीं लग रहा है, नींद नहीं आ रही है, शरीर में भारीपन है, सर्दी बुखार जुकाम इत्यादि, बुखार भी है उसमें। अब इसमें करना क्या है? दवा नहीं खाना ही बेस्ट अप्रोच है। आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। वन ऑफ द ऑप्शन विच इज गिवन प्रायोरिटी नाउ इट इज दैट इज टू टेक द मेडिसिन। लोग मेडिसिन खाते ही है। अब खाने के बाद क्या होता है, दैट इज ए बिग स्टोरी। लेकिन नहीं खाएंगे तो आपकी हीलिंग प्रोसेस और इफेक्टिवली होगी और वो रूट लेवल से हीलिंग करेगी। इसका हायर लेवल में जाते हैं फिर। जी, एनी क्वेश्चन है? हाउ हेडाक इज क्लिनसिंग प्रोसेस, ओके, आएंगे हम इसको, और थोड़ा सा आप ध्यान से सुने, पेशेंस रखें, फिर आगे चलकर उसको एक्सप्लोर करेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं लेवल ऑफ डिजीजेस। अगर ये तीव्र रोगों को हमने रोकथाम किया, यानी शरीर की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को हमने रोकथाम किया, छेड़छाड़ किया, इट मे, देयर इज ए पॉसिबिलिटी, इट मे टेक द लेवल ऑफ क्रोनिक डिजीज, जिसको हम लोग कहते हैं जीर्ण रोग। कोड में उसको लिखा गया सीडी, क्रोनिक डिजीज। फिर भी उसको हमने मेडिकेशन के द्वारा सप्रेस करने की प्रयास किया, वायलेटिंग द
rules of nature, violating the constructive principles of nature, then the art and the most critical stage is likely to come, that is fatal state of the diseases, जो कि घातक सिद्ध हो सकता है। एक उदाहरण हम आपको देते हैं एक्यूट डिजीज का, सर्दी लगना। छोटा सा उदाहरण से आप शायद समझ जाएंगे। सर्दी लग जाता है तो हमारे शरीर के अंदर में मॉइस्चर की कंटेंट बढ़ जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं सर्दी। उसमें आंखों से, नाकों से, नोस्ट्रिल से कच्चा पानी गिरती रहती है और धीरे धीरे वो सिरप का रूप लेता है और वो डेंसिटी उसकी बढ़ती हुई मोटा श्लेष्मा का रूप लेता है। ये सर्दी की परेशानी होती है। और आज के दिन में हमारे पास ना समय है, भागदौड़ की जीवन है, और ना ही हमारे पास में धैर्य है। इस तरह की छोटी सी इरिटेशन, नसल इरिटेशन जो होती रहती है, आंखों से पानी गिरती रहती है, हम उसको टॉलरेट करने की स्थिति में नहीं होते हैं आजकल। तो तुरंत राहत मिल जाए हमें, इसलिए हम तरह तरह के मेडिसिन खा लेते हैं। और हमारे देश में मेडिसिन, इसके लिए जो मेडिसिन मिलती है, वो मेडिसिन के लिए कोई डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत भी नहीं पड़ती है। यू कैन सिंपली आस्क इन द मेडिसिन स्टोर, गो टू द मेडिसिन स्टोर एंड डायरेक्टली परचेज द टैबलेट और कैप्सूल सीड्स अवेलेबल, तो उसको खा लेते हैं। अब ये एक्यूट डिजीज की स्थिति में थी, दैट मीन्स शरीर के अंदर में नियर अबाउट 65% इज मॉइस्चर, यानी वाटर कंटेंट इज देयर। अब उसकी मात्रा 65% से अधिक हो जाने पर प्रकृति उसको क्लींस करने की प्रयास करती है बाय एलिमिनेटिंग द एक्सेस मॉइस्चर फ्रॉम द बॉडी, जिसको हमने सर्दी कहा। अब हमने जिसको अच्छा नहीं लगा, यानी इरिटेटिंग लगा, अनकंफर्टेबल महसूस हुआ, तो अवॉइड दैट काइंड ऑफ डिस्कम्फर्ट हमने मेडिसिन खाई, यानी जो निकल रहा था शरीर के अंदर की टॉक्सिक मैटर, उसको हमने छेड़ा, रोकथाम कर दिया, शरीर के अंदर में रहने दे दिया। हमें लगा कि मेडिसिन खाए और हमें राहत मिल गई, सर्दी ठीक हो गई, बट इंटरनली क्या होती है उसको थोड़ा सुनिए। टेम्पररी रिलीफ तो मिल गई, लेकिन अंदर से जो श्लेष्मा निकल रहा था, नाक से गिर रहा था, शरीर की शुद्धिकरण के लिए प्रक्रिया जारी हुई थी, उसको आपने रोक दिया। वो श्लेष्मा जाके कहीं ना कहीं अपना जगह बना लेता है, प्रेफरेबली इन द लंग्स, यानी फेफड़े के अंदर में कहीं ना कहीं वो जमा होकर रह जाता है। अब वो जमा होके एक बार में थोड़ा सा हिस्सा रह गया, अगली बार फिर सर्दी हुई, आफ्टर फ्यू मंथ्स अगेन यू टुक द मेडिसिन, फिर वही हालत हुआ। इस तरह से सालों सालों तक आपने अगर इस प्रक्रिया से गुजरे, हो सकता है देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो श्लेष्मा जो अंदर में जमा होती जा रही है, जमा होते होते और कड़ा बनता जा रहा है, मोटा बनता जा रहा है, घना बनता जा रहा है, और धीरे धीरे आपको ब्रीथिंग की डिफिकल्टी होगी, बिकॉज दैट इज क्रिएटिंग कंजेशन इन योर रेस्पिरेटरी सिस्टम। आपके श्वसन तंत्र के अंदर में वो रुकावट, बाधा पैदा कर रही है, बिकॉज द पाथ इज गेटिंग कंजेस्टेड, these are undesirable toxic matters getting accumulated within the body। तो ये क्रोनिक स्थिति में जाने की क्रिया हो रही है। क्रोनिक डिजीज के अवस्था में जब पहुंच जाती है तो धीरे धीरे ये आस्थमा का रूप ले सकता है। अस्थमा एक क्रोनिक डिजीज है, जिसका शुरुआत हमने इस तरह से किया था, अपनी लापरवाही के कारण, इग्नोरेंस के कारण, या तो किसी और कारण से इस विधि से शरीर के अंदर में ये स्थिति बनती गई। इट टुक द शेप ऑफ अस्थमा व्हिच इज ए क्रोनिक डिजीज। उसके ऊपर फिर हमने कुछ और मेडिकेशन किया, सप्रेस किया, समथिंग लाइक दैट, जो कि अगेंस्ट द नेचुरल प्रिंसिपल्स ऑफ नेचर, हीलिंग प्रोसेसेस। फिर वो आखिरी स्थिति में जब जाती है तो दैट टेक्स द शेप ऑफ फैटल डिजीज, जिस समय डॉक्टर्स कहते हैं कि आप अभी रेगुलर रूप से जब तक जीवन है तब तक मेडिसिन खाते रहना पड़ेगा, यानी मेडिसिन से ही इसको कंट्रोल करके रखना पड़ेगा। इट हैज नो क्योर, ये अवस्था में हम पहुंच जाते हैं। नेक्स्ट प्रिंसिपल, ये जो होलिस्टिक हेल्थ है, जिसको हमने यहाँ पर दिखाया रेडियंट हेल्थ के रूप में, यानी बेस्ट फॉर्म ऑफ हेल्थ, होलिस्टिक हेल्थ, सर्वांगीण स्वास्थ्य, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, इसको थोड़ा सा देखते हैं। पीस ट्रांसफर प्रेशर यानी मॉर्बिड मैटर, जो हमारे शरीर के अंदर में विजातीय द्रव्यों की निर्माण होती है, उसका एक दबाव पड़ता है बॉडी के ऊपर, दैट इज एन अनइंटेंशनल लोड या बर्डन। उसको हमने यहाँ पर लिखा प्रेशर, व्हिच इज नॉट डिजायरेबल, लेकिन वो होता ही है। जब विजातीय द्रव्यों की निर्माण होती है तब वो होता है। उसी तरह से शरीर के अंदर में कुदरत का दिया हुआ कुछ ताकत है, जिसको हम लोग कहते हैं वाइटैलिटी, यानी जीवनी शक्ति। ये हर व्यक्ति के अंदर में होता है, लेकिन वेरिएबल है। मेरी जीवनी शक्ति, आपकी जीवनी शक्ति अलग अलग।
मात्रा के अनुसार, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव बोथ आर वेरिएबल, और अक्सर करके ये जन्म से ही मिला हुआ रहता है। इसको हम चेंज कर सकते हैं बिकॉज द वाइटलिटी ऑफ ए ह्यूमन बीइंग इज हाईली डायनामिक। ये अनुकूल परिस्थिति में और स्ट्रेंथन होता है, अगर प्रतिकूल परिस्थिति में हम जी रहे हैं तो ये वीकेंड होता है। तो ये दोनों चीजों के आधार पर हमारी होलिस्टिक हेल्थ यानी रेडिएंट हेल्थ तय होती है। when the vitality when the vitality is highest, that tends to infinity, that is the best condition of health. And when the p is tending to infinity, यानी undue pressure बढ़ता जा रहा है, that is the worst condition of health. HR stands for radiant health. Radiant health is attainable when v tends to infinity, यानी हमारी जीवनी शक्ति पर्याप्त हो, असीम हो, जितना ज्यादा हो सके उतना हो। एंड P टेंड्स टू जीरो, P इज गेटिंग रेड्यूस्ड, यानी शरीर के अंदर में विजातीय पदार्थों की मात्रा कम से कम है या नहीं के बराबर, इट इज टेंडिंग टू जीरो, एंड दिस इज द बेस्ट कंडीशन ऑफ हेल्थ। अब इससे आप समझ सकते हैं कि अगर हमारे शरीर में P की मात्रा बढ़ती जा रही है और V की मात्रा घटती जा रही है, अर्थात वाइटलिटी कम हो रही है और प्रेशर बढ़ती जा रही है, विजातीय पदार्थों की संचय बढ़ता जा रहा है, तो अंदर में कॉन्स्टेंटली स्ट्रगल होता रहेगा। बॉडी की प्रयास करती रहेगी कि मैं स्वस्थ रहूं, और ये जो एक्सटर्नल प्रेशर है, अनड्यू प्रेशर है, टॉक्सिक मैटर है, वो कोशिश करते रहेंगे शरीर को बीमार करने के लिए। सो देयर विल बी अ फाइट विद इन। अब जो जीता वही अंदर। अब ये प्रिंसिपल, ये फॉर्मूला में अगर कुछ समझने की बाकी है, कोई प्रश्न है, तो प्लीज रेज योर हैंड या चैट बॉक्स में लिखें। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। जी, नो डाउट। ओके, अजय भाई कह रहे हैं नो डाउट। ओके फाइन। तो इसके पहले जो प्रश्न था कि हाउ हेडाक इज ए क्लिंचिंग प्रोसेस, हेडाक इज नॉट ए क्लिंचिंग प्रोसेस बट हेडाक इज ए सिम्टम ऑफ द क्लिंचिंग प्रोसेस। उदाहरण के लिए, कभी अगर हम बुखार में पड़ते हैं, आपको पता होगा, अगेन इट इज ए मैटर ऑफ कॉमन सेंस, बुखार एक बीमारी नहीं होती है, और कुछ बीमारी का सिम्टम लक्षण के रूप में बुखार आ सकती है। और दुनिया में ऐसे 100 से अधिक बीमारियां हैं जिसमें बुखार एक लक्षण मात्र आता है, लक्षण मात्र रूप में दिखाई देता है, लेकिन वो बीमारी नहीं है, असली बीमारी कहीं और है। फॉर एग्जाम्पल, आपके बॉडी के अंदर में कहीं इन्फेक्शन है, इन एनी पार्ट ऑफ योर बॉडी, द फर्स्ट सिम्टम दैट विल मैनिफेस्ट इज फीवर। जी, वेरी गुड। तो बुखार एक लक्षण होता है। उसी तरह से हेडाक होना, नींद नहीं होना, पेट साफ नहीं होना, दीज आर द सिम्टम्स ऑफ अदर डिजीजेस। और ये सिम्टम को अगर हम ट्रीट करने जाएं तो हमारी बीमारी ठीक नहीं होगी, लक्षण भले सप्रेस हो जाएगा, बाईपास हो जाएगा। और एक उदाहरण देता हूँ फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। मैं चलता हुआ जा रहा था सड़क के ऊपर, कहीं ना कहीं पैर में कांच चुभ गया, टूटा हुआ कांच, ब्रोकन ग्लास, और पैर के नीचे चुभने के कारण ब्लड भी निकल गया, और ब्लड निकलने के कारण मेरे आंखों से आंसू आ गए बिकॉज ऑफ पेन, पीड़ा। मैं रोने लगा और आंखों से आंसू निकलने लगा और मैं रोने लगा, छटपटाने लगा, और ऐसे मचलने लगा, यू कैन सी मी, ऐसे करने लगा। एंड दैट इज क्वाइट नॉर्मल थिंग, आप भी ऐसे ही करते हैं। ऐसे करते 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 जब पीड़ा बर्दाश्त नहीं हुआ, फाइनली आई वेंट टू ए डॉक्टर। और डॉक्टर साहब इतने बिजी थे, सामने में लंबी लाइन थी पेशेंट की, लगभग 25-30 पेशेंट लाइन में बैठे हुए थे। तो डॉक्टर साहब भी हड़बड़ी में थे। तो जब बारी आई, मैं जैसे ही गया और स्टूल पे बैठा डॉक्टर साहब के सामने, तो उन्होंने फर्स्ट साइट में ही उनको दिख गया कि मेरे आंख लालिमा से भरा हुआ है, रेडिशनेस इन माई आईज। तो बीइंग ए क्वालिफाइड डॉक्टर, तो उन्होंने ये अज्यूम कर लिया कि इनके आंख में कोई इन्फेक्शन है। तो फर्स्ट ही रिकमेंडेड सम आई ड्रॉप, आंख के इन्फेक्शन के लिए आई ड्रॉप उन्होंने रिकमेंड कर दिया। उसके बाद सेकेंडरी स्टेप में उन्होंने लिखा नहीं लिखा वो अलग बात है, लेकिन जस्ट एट दिस पॉइंट जस्ट टेल मी, जो आई ड्रॉप की प्रेस्क्रिप्शन लिखा गया मेरे लिए, वाज इट अप्रोप्रिएट, यस और नो? ये सही प्रेस्क्रिप्शन लिखा गया? नो।
क्यों नो? क्योंकि मेरी इन्फेक्शन आंख में नहीं था, मेरे पैर में कांच चुभने के कारण, ब्लीडिंग होने के कारण वहां पर दर्द था। उसका इलाज हो जाता तो फिर आंख की लालिमा चली जाती। लेकिन आंख में जो दिखाई दे रहा था, दैट वाज जस्ट ए सिम्टम ऑफ सम अदर प्रॉब्लम विद इन। और वो सिम्टम को रिलीव करने के लिए उसका हमने अगर उपचार लिया या मेडिसिन खाई, तो दैट इज ए रॉन्ग अप्रोच टू द ट्रीटमेंट। उसी तरह से हमें देखना पड़ता है कि व्हाट इज द इंटरनल प्रॉब्लम, कहाँ पर गड़बड़ी है, रूट कॉज ऑफ द डिजीज। अगर रूट कॉज को हमने पकड़ लिया तो फिर उपचार करना भी आसान हो जाता है, और उपचार हो गया तो बाकी सारे सिस्टम, सारे सिम्टम, इट मे बी वन सिम्टम, इट मे बी मल्टीपल सिम्टम्स, सारे सिम्टम्स ऑटोमेटिकली आउट हो जाते हैं, वैनिश हो जाते हैं। तो अभी तक हमने जो कुछ डिस्कशन किया उसके पीछे जो सिद्धांत है, दैट इज द डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस। आजकल ये बहुत कॉमन टर्मिनोलॉजी है। अक्सर करके लोग कहते रहते हैं, नेचुरोपैथी के बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल्स है, क्लिनिक्स है, जहाँ पर वो डिटॉक्स का बोर्ड लगाते रहते हैं, बैनर लगाते रहते हैं कि अगर आप बीमार हैं तो डिटॉक्सिफिकेशन के लिए आइए, शरीर को शुद्ध करके जाइए। और अगर बीमार नहीं भी है, इफ यू आर ए हेल्दी पर्सन, हेल्दी अडल्ट, स्टिल यू आर वेलकम, जॉइन आवर डिटॉक्सिफिकेशन वर्कशॉप। डिटॉक्सिफिकेशन क्या, जहाँ पर लोग जाते हैं 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 15 दिन, 1 महीने की उनका पैकेज होता है। व्हाट इज दिस डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस? दिस इज but to facilitate the cleansing process which happens naturally within the body, हम उसको थोड़ा फैसिलिटेट करते हैं और थोड़ा सपोर्ट देते हैं। उसके लिए मल्टीपल अप्रोच है, दैट इज ऑल्सो इन लाइन विद द नेचुरल प्रिंसिपल्स, दैट इज ऑल्सो इन अलाइनमेंट विद द कंस्ट्रक्ट प्रिंसिपल्स ऑफ नेचर। प्रकृति के अंदर में कभी भी कोई जानवर, कोई प्राणी प्रकृति के नियमों को उल्लंघन न करने के कारण बीमार नहीं पड़ते। प्रश्न, कभी आपने देखा कि कोई घोड़ा कोई डेंटिस्ट के यहाँ दांत उखड़वाने के लिए बैठा हो? नेवर। कभी कोई बिल्ली को आपने देखा कि कोई गायनोकोलॉजिस्ट के क्लिनिक में लाइन में बैठी हो फॉर डिलीवरी? नेवर। सारी समस्याएं मानव के लिए ही है, मानव ही सबसे ज्यादा पीड़ित है। वी आर द मोस्ट इंटेलिजेंट पीपल ऑन दिस अर्थ, वी आर द मोस्ट इंटेलिजेंट क्रिएशन ऑन दिस अर्थ। हमारे अंदर में ये प्रज्ञा है, ज्ञान की ताकत है, प्रकाष्ठा है। इसलिए मानव को कहा जाता है कि हम ज्ञान के प्रतीक हैं, ज्ञान स्वरूपम। दिस पोटेंशियल इज नॉट अवेलेबल इन द एनिमल्स, इन द बर्ड्स, इन द ट्रीज, इन द माउंटेन्स एंड रिवर्स। ये सिर्फ मानव के अंदर है। लेकिन दुर्भाग्य और विडंबना यह है कि सही जानकारी, सही समझ न होने के कारण हम लोग सबसे ज्यादा पीड़ित है, बीमार ग्रस्त है। इसमें आप देख सकते हैं, जस्ट टू शो ए ग्लिम्स, कि किस तरह से फूड हमें अफेक्ट करता है। यू आर व्हाट यू ईट, जो आप खाते हैं आप वही यानी वैसे बन जाते हैं। एंड दैट वुड बी द रूट कॉज ऑफ ऑल डिजीजेस, ऑल द प्रोबेबल डिजीजेस। द accumulation of toxic morbid matters is primarily caused by overeating, जरूरत से ज्यादा। आज के दिन में पूरे विश्व की स्टैटिस्टिक्स अगर आप देखेंगे तो बिना खाए जितने लोग पीड़ित होते हैं या बीमार ग्रस्त होते हैं, खा खा के यानी अधिक भोजन के कारण, उससे कई गुना ज्यादा लोग रोग से पीड़ित होते हैं। टू गो फॉर बॉडी डिटॉक्स इज गुड और नॉट? देखिए, ये डिपेंड करता है कि किस तरह की व्यक्ति है, किस तरह की स्थिति है। अगर आपकी सारी क्रियाएं प्राकृतिक रूप से व्यवस्थित है, चल रही है, तो देर इज नो नीड ऑफ डिटॉक्सिफिकेशन आर्टिफिशियली। फिर से कोई क्लिनिक में, कोई हॉस्पिटल में, कोई आरोग्य केंद्र में जाकर एडिशनल डिटॉक्सिफिकेशन करने की आवश्यकता नहीं है, इफ एवरीथिंग इज ऑटोमेटिकली मैनेज्ड। ऑटोमेटिकली मैनेज्ड मतलब सारी क्रियाएं व्यवस्थित है, आपका पाचन ठीक हो रही है, नींद ठीक से हो रही है, कार्य करने में आप सक्षम हो रही है, भारीपन नहीं आ रही है, सदा सर्वदा आप हर्षित चेहरे के साथ, अंदर में हार्मोनी के साथ यानी संगीत स्थिति में आप जीवन जी पा रहे हैं। दैट इज द बेस्ट कंडीशन ऑफ हेल्थ एंड इट इज अचीवेबल। ये सिर्फ कल्पना नहीं है, ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, इमेजिनेशन नहीं है, दिस इज अचीवेबल। अगर ये नहीं हो रही है, देन देयर कुड बी ए नीड
फॉर डिटॉक्सिफिकेशन एंड दैट्स नॉट बैड। अगर आपकी जरूरत है तो आप जा सकते हैं, कर सकते हैं। और डिटॉक्सिफिकेशन में जो कुछ विधियां अपनाते हैं, मोस्टली दोज आर इन कंस्ट्रक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ नेचर। तो यहाँ पर आप को देख सकते हैं आज की दिन में हमारी भोजन किस तरह का अक्सर करके होता है। हमारे परिवार में अगर बच्चों की बात करें तो बच्चे लोग ज्यादातर किसको प्रीफर करते हैं, whether the left side food items or right side food items, you can just distinguish. बिस्किट, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक्स, ये सारी चीजें, बहुत सारी चीजें तो ऐसा है हम लोगों ने इसका नाम भी नहीं सुना था बचपन में, तो इसको ये दुनिया में था ही नहीं हमारी बचपन की बात। और लेफ्ट साइड फिगर जो है आप देख रहे हैं, तो उसमें देखिए मोस्टली दीज आर द नेचुरल वेजिटेबल्स जो कि अल्कालाइन फूड में गिने जाते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अल्कालाइन एसिडिक फूड, ये हम समय क्रम में एक्सप्लोर करेंगे, लेकिन फॉर द टाइमिंग इतना समझें कि शरीर केमिस्ट्री है, शरीर का जो रसायन तत्व है जी, लेफ्ट साइड, यस करेक्ट। तो शरीर की जो केमिकल कंडीशन है, दैट रिक्वायर्स 20% ऑफ एसिडिक फूड एंड 80% ऑफ अल्कालाइन फूड। और ये छवि में जो आपको दिख रहा है उसमें राइट साइड पर्सन यानी जो फैट पर्सन है, जहाँ पिज्जा बर्गर वगैरह दिख रहा है, वो सारे एसिडिक फूड है। और लेफ्ट साइड में जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स दिख रहा है वो सारे अल्कालाइन फूड है। Which method good for detox, naturopathy or allopathic? जी, नेचुरोपैथी इज द बेस्ट मेथड फॉर डिटॉक्सिफिकेशन। तो हमारे शरीर के अंदर में हम अगर जाने अनजाने में ज्यादा मात्रा में एसिडिक फूड डालते हैं, तो फिर नेचुरली बाय डिफॉल्ट ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू मेक एन इम्बैलेंस इन द बॉडी। और अगर एसिडिक फूड की मात्रा 20% के अंदर सीमित है, अल्कालाइन फूड की मात्रा 80% तक है, तो certainly the body chemistry will remain balanced and we will never fall sick. बीमार पड़ना इतना आसान बात नहीं है, ध्यान से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर मैं बता रहा हूँ। बीमार पड़ना इतना आसान नहीं है। प्रकृति की मैकेनिज्म इतनी जबरदस्त है कि हम विष नाखून लगा के प्रयास करते हैं, हम तपस्या करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, हम यूं ही कहें तो हम बीमार पड़ने में स्वावलंबी है, तब हम बीमार पड़ते हैं। कैसे हैं, और थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। प्लीज एक्सप्लेन नेचुरोपैथी डिटॉक्स हाउ दे डू, बात करेंगे। और एक दो स्लाइड में सोचता हूँ कि आज कवर कर लें सो दैट कल तक थोड़ा आगे बढ़ सकता है। व्हाट इज द टाइम नाउ, नाउ इट इज 8:50 हो रहा है, ठीक है। और दो स्लाइड हम देंगे, उसके बाद फिर क्वेश्चन आंसर में चले जाए। टॉक्सिक एक्युमुलेशन बॉडी होती है, कैसी होती है? सबसे पहले फूड पैटर्न जब गड़बड़ होता है तो उसमें होता है ओवर ईटिंग, फ्रिक्वेंट ईटिंग एंड जंक ईटिंग। ज्यादा खाना, बार बार खाना, फ्रीक्वेंसी इज हाई, दिन भर में कई बार हम भोजन कर लेते हैं हल्का फुल्का, कभी थोड़ा मूंगफली खा ली, कभी दही खा ली, कभी गुपचुप गोलगप्पे खा ली, कभी आइसक्रीम खा ली, कभी भोजन कर लिया, मेन कोर्स में होता है अक्सर करके लंच डिनर कर लिया, बीच में टी स्नैक्स भी कर लिया। और ये सारी चीजों को हम काउंट ही नहीं करते। चाय बिस्किट खाते हैं तो काउंटिंग में आती ही नहीं। कोई घर में मेहमान आ गए, उनके साथ में बैठ के थोड़ा बहुत कुछ हल्का भोजन कर लिया, मूंगफली थोड़ी सी खा ली, तो उसको काउंटिंग में नहीं करते हैं। बट अल्टीमेटली एवरीथिंग इज गोइंग इनटू वन प्लेस, दैट इज आवर स्टमक। तो वो है फ्रीक्वेंट हीटिंग। उसके कारण भी हमारे बॉडी में डिटॉक्स एक्युमुलेशन ऑफ मॉर्बिड मैटर होती जाती है। सेडेंटरी लाइफस्टाइल, ज्यादा कुछ शारीरिक मेहनत नहीं करना, अक्सर करके आज के दिन में ऑफिसों में जो लोग काम करते हैं, कंप्यूटर स्क्रीन में घंटों तक बैठ के काम करने की मजबूरी है। शारीरिक मूवमेंट यानी गतिशीलता नहीं के बराबर है। दैट इज ऑल्सो अनदर रीजन कि जो भोजन करते हैं वो पचता नहीं है। जो अनडाइजेस्टेड फूड है दैट गेट्स एक्युमुलेटेड इन द फॉर्म ऑफ ट्राइग्लिसराइड, जिसको हम लोग कहते हैं एलडीएल, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, हार्मफुल, जिसको हम लोग कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं। कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का एक मुख्य कारण है हमारी सेडेंटरी लाइफस्टाइल, यानी जो भोजन हम करते हैं वो पचाने का सामर्थ्य हम नहीं देते हैं। वी हैव द पोटेंशियल बट वी आर नॉट यूटिलाइजिंग दैट पोटेंशियल।
फिर इनएडिक्वेट फिजिकल एक्टिविटीज और एक्सरसाइज इसके कारण, और नीचे जो छवि आप देख रहे हैं, दीज आर द फास्ट फूड, जंक फूड एंड एसिडिक फूड। हम व्हाट्सएप ग्रुप में आज 2 फाइल शेयर करेंगे आपके साथ में, पीडीएफ फाइल। एक है एसिडिक फूड और अल्कालाइन फूड की लिस्ट, रेडी रेफरेंस के लिए आपको बहुत हेल्पफुल होगा, because every person who is participating here may not understand what is the difference between acidic and alkaline food। हम यहाँ पर केमिस्ट्री तो नहीं पढ़ाएंगे आप लोगों को, और आपके दिमाग को भारी भी नहीं करना चाहेंगे, लेकिन सिंपल रेफरेंस के लिए जो डे टू डे लाइफ में आप अडॉप्ट कर सकते हैं, उस तरह से एक लंबी रेडी रेफरेंस की लिस्ट हम शेयर करेंगे। उसके साथ में एक फाइब्रस फूड और इम्यूनिटी बूस्टर का भी एक फाइल शेयर करेंगे, जो कि आप आज देख लें और कल भी उसके रेफरेंस में आप प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। इसलिए हम लोग कहते हैं इन नेचुरोपैथी और होलिस्टिक हेल्थ केयर में, हम कहते हैं कि इट इज नॉट एन इलनेस अप्रोच। बीमार पड़े और उसको ठीक कराएं, ये हमारी पसंद नहीं है। हम ऐसा करते हैं ना, किससे कराते हैं, किसी को हम एजुकेट करते हैं तो इलनेस अप्रोच का एजुकेशन नहीं देते, हम हमेशा उसको वेलनेस अप्रोच का एजुकेशन देते हैं। दैट मीन्स आज भी स्वस्थ हैं, कल भी स्वस्थ रहेंगे, उस तरह की दिनचर्या व्यतीत कर पाए, उस तरह की लाइफस्टाइल को अडॉप्ट कर पाए, भोजन क्रम इस तरह से कर पाए, दैट इज द वेलनेस अप्रोच। यानी आज भी स्वस्थ हैं, कल भी स्वस्थ रहेंगे, बीमार कभी नहीं पड़ेंगे। एंड ओबियसली यू विल लव द सेकंड ऑप्शन, बीमार पड़ के मेडिसिन खा के ठीक हो जाना। और दूसरा ऑप्शन है हम ऐसे जीवन जी रहे हैं जिसमें कभी बीमार पड़े ही ना। सो सर्टेनली द सेकंड ऑप्शन इज प्रेफर्ड। इसलिए हम ये भी नहीं कहते हैं कि सीक केयर करते हैं, हम कहते हैं केयर करते। मरीजों के उपचार करना वो सेकेंडरी है, सारे प्रयास के बावजूद कोई बीमार पड़ता है तब वो सिक केयर कैटेगरी में आता है। अदरवाइज टुडे इज आल्सो हेल्दी, आई एम हेल्दी, टुमारो आल्सो आई विल बी हेल्दी। आज भी हेल्थ केयर का ध्यान देता हूँ, कल भी हेल्थ केयर का ध्यान दूंगा। और जिनके साथ में हमारी इंटरेक्शन होती है, चाहे आप लोग हैं चाहे कोई भी हो, सभी को हम हेल्थ केयर की एजुकेशन देते हैं, न कि सिक केयर का एजुकेशन। तो हम लोग उसके शेयर को यहीं पे रखेंगे, और आगे चल जो भी आएगी उसको कल शेयर करेंगे। इसके साथ में हम एक विशेष चीज आप लोगों से शेयर करना चाहते हैं। 2 फाइल तो हम शेयर करेंगे ही करेंगे, जो हमने कह दिया। अभी हम स्टॉप शेयर कर लेते हैं। 2 फाइल पीडीएफ की हम शेयर करेंगे ग्रुप में, जो कि आपको विद इन 10-15 मिनट्स मिल जाएगी जस्ट आफ्टर द सेशन। वो आप घर में रेफर करके कल आइएगा। और एक इम्पोर्टेंट शेयर करेंगे, दैट इज द सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चनर, जिसमें ऐसे कई क्वेश्चंस होंगे हेल्थ रिलेटेड डोमेन का, और आप उस क्वेश्चन को अपने मन से रेस्पॉन्ड करेंगे। उसमें मार्किंग सिस्टम भी है, आपको हम बता देंगे, वो फाइल शेयर कर देंगे, आप उसको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और कल अपना अपना स्कोर के साथ आप लोग आइएगा, व्हाट इज द इंडिविजुअल स्कोर, और वो स्कोर का मीनिंग क्या है, यानी इंटरप्रिटेशन कैसे होगा, वो चीज हम कल बताएंगे। So that is a self-assessment questionnaire on health। अपनी स्वास्थ्य की आकलन करना, मूल्यांकन करना आप स्वयं स्वयं का करेंगे, हम नहीं करेंगे, हम तो सिर्फ स्कोर का इंटरप्रिटेशन बताएंगे। चलिए, अगर कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, और 2 मिनट है हमारे पास में, यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन। आज का डिस्कशन से अगर कोई प्रश्न संबंधित हो तो पूछ सकते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप वीडियो ऑन करके हैंड रेज करें, आपको अनम्यूट किया जाएगा। जी। चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। हाँ, अगर अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं तो फिर चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। अच्छा, थैंक यू कर दिया सीधा, प्रश्न नहीं है। You ठीक है, explained सब लोगों के लिए everything very एक स्पेशल इंफॉर्मेशन है। जिन लोगों ने भी रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल किया है उन लोगों को दोनों दिन का अटेंडेंस फॉर्म भी फिल करना कंपलसरी है, जिससे कि हमें पता चल सके कि आप लोग लाइव ज्वाइन कर रहे हैं वर्कशॉप। और जब अटेंडेंस फॉर्म फिल करेंगे तो आपको एक कोड दिया जाएगा, एक कोड का ऑप्शन है वहाँ पे। उस कोड में आपने लिखना है HTTHH1। इस कोड को डालने के बाद ही आपका अटेंडेंस फॉर्म फिल होगा। एक बार चैट बॉक्स में शेयर कर दिया गया है, इसे जरूर नोट कर लें। वहाँ फिल करेंगे तो आपको अटेंडेंस आपकी मार्क होगी। भाई जी,
चैट बॉक्स में 2 क्वेरी आया है, अगर आप परमिट करें तो प्लीज हम एड्रेस। प्लीज 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 प्लीज। प्रश्न आया कि एक्सप्लेन नेचुरोपैथी डिटॉक्स, हाउ डू दे डू। देखिए, नेचुरोपैथी यानी नेचर रिलेटेड थेरापी यानी पैथी। नेचर कंसिस्ट्स ऑफ 5 फंडामेंटल एलिमेंट्स, जिसको हम कहते हैं एयर, वाटर, फायर, एयर, अर्थ, वाटर, फायर एंड स्पेस। मिट्टी तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व और आकाश तत्व, ये पंच महाभूतों को लेकर उपचार की जाती है। एंड यू विल बी सरप्राइज्ड कि अगर पानी को लेकर उपचार कराया गया तो उसका नाम है हाइड्रोथेरापी। मिट्टी को लेकर उपचार कराया गया तो उसका नाम है मोड थेरापी। पानी को लेकर उपचार कराया गया तो पानी का भिन्न भिन्न अप्रोच होता है, जैसे हाइड्रोथेरापी है, उसके अंदर में स्टीम थेरापी भी होती है। उसी तरह से सूर्य किरण की चिकित्सा यानी जिसको हम लोग कहते हैं अग्नि तत्व चिकित्सा, उसको हम लोग कैटेगोरिकली कहते हैं क्रोमोथेरापी। क्रोमो मीन्स रिलेटेड टू द सनशाइन। इस विधि से पंच महाभूतों को लेकर ही डिटॉक्सिफिकेशन की जाती है। वो बहुत वास्ट चैप्टर है, तो उसको शॉर्टकट में इतना हम कह सकते हैं कि पंच महाभूतों को लेकर जो उपचार होती है विदाउट द यूज ऑफ एनी केमिकल मेडिसिन, दैट इज द प्रोसेस ऑफ डिटॉक्सिफिकेशन। उसमें बहुत सारे अप्रोचेस है, बहुत सारे मोडालिटीज है। एंड हाउ मेनी डेज इट टेक्स एंड कॉस्ट इज एक्सप्लेन। ओके, ये डिपेंड करता है मरीज की स्थिति के ऊपर, बॉडी के अंदर में कितनी टॉक्सिक मैटर एक्युमुलेटेड है, उसी अनुसार उसका डिटॉक्सिफिकेशन की अवधि भी बढ़ती रहेगी। अगर हल्का फुल्का एक्युमुलेशन है तो हो सकता है 3 दिन पर्याप्त हो, और लंबी समय से अगर पीड़ित है, बहुत सारे दवाइयां खाई हो, बॉडी के अंदर में केमिकल इम्बैलेंस बढ़ गया हो, तो फिर हो सकता है कि 15 दिन 1 महीना भी पर्याप्त ना हो। दैट मे बी ऑल्सो देयर। और कॉस्ट कितना है, देखिए कॉस्ट इज हाईली वेरिएबल। इसकी जो प्राइसिंग है हाईली डायनामिक प्राइसिंग है। बहुत सारी जगह है जो कि लो प्रॉफिट के साथ में जस्ट के लिए फीस चार्ज करते हैं। 3 दिन के लिए 20,000 लेना, जिसमें फूड, अकोमोडेशन एंड ऑल थेरापीज, ऑल द रिक्वायर्ड थेरापीज इंक्लूडेड है। 3 दिन के लिए 20,000 एक स्टैंडर्ड में बता रहा हूँ, देयर मे बी प्लस माइनस। और बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन ऐसे भी होते हैं जो कि प्रॉफिट माइंडेड होके भी चलाते हैं। थेरापी तो होती ही है, लेकिन प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा रखते हैं, तो इन दैट केस 3 दिन के लिए कहीं 40-50,000 भी लेते हैं। दैट डिपेंड्स अपॉन द, आई मीन, क्या क्या फैसिलिटीज वहाँ पर है। आपको अगर एयर कंडीशन घर मिलता है, आपके साथ में कोई फैमिली मेंबर भी इंक्लूडेड है, तो इन दैट केस कॉस्ट विल बी लिटिल बिट हायर। बट पर डे 3,000 इज द मिनिमम चार्ज व्हाट आई पे। 3,000 में आपको एक दिन का, मतलब 3 दिन के लिए आपको 9,000, दैट इज द मिनिमम प्राइस व्हाट आई थिंक। और 9,000 में आपका फूड, अकोमोडेशन और ऑल थेरापीज, ये सारे इंक्लूडेड है। ये एक आज के दिन का प्राइस लगभग है। हाँ, और कुछ प्रश्न। वेलनेस अप्रोच कैन स्टार्ट एट एनी एज, यस ऑफ कोर्स, अप टू 100 ईयर्स। हम तो 101 का अभी तक टारगेट नहीं रखा है, आपसे हम 100 की ही बात शेयर कर रहे हैं। अगर 100 साल के अंदर में आप किसी भी उम्र में हैं, इट मे बी 70, 80, 90 ऑल्सो, द वेलनेस अप्रोच कैन स्टार्ट। प्रेशर एंड वाइटलिटी एक्सप्लेन अगेन, वेरी गुड। देखिए, प्रेशर इज एक्सर्टेड बाय द मॉर्बिड मैटर्स गेटिंग एक्युमुलेटेड विद इन द बॉडी, और उसके पीछे जो मुख्य कारण है वो है हमारी सेडेंटरी लाइफस्टाइल और एक्सेसिव ईटिंग और जंक फूड ईटिंग। इसके कारण टॉक्सिक मैटर की मात्रा बढ़ती जाती है और प्रेशर भी बढ़ती जाती है। एंड प्रेशर इज हार्मफुल, प्रेशर इज नॉट डिजायरेबल, बट वाइटलिटी इज आवर इनहेरेंट स्ट्रेंथ। वाइटलिटी इज आवर कोर पोटेंशियल। कुछ तो पेरेंटल होता है जो हमारे साथ में जन्म के समय जीन के द्वारा आती है, हम फादर एंड मदर। उसके साथ में हमारी एनवायरमेंटल इम्पैक्ट और हमारी लाइफस्टाइल, भोजन, पारिपार्श्विक परिस्थिति, इसके ऊपर भी हमारी वाइटलिटी तो सम एक्सटेंट प्रभावित होती है। इट कैन इंक्रीज एंड इट कैन ऑल्सो डिक्रीज। जैसे कोरोना के टाइम में आप लोगों ने देखा होगा, सुना होगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, उस समय एक रिकमेंड किया था कि आयुष काढ़ा पिए रेगुलर रूप से, मॉर्निंग एंड इवनिंग में आयुष काढ़ा पिए, जो कि एक हर्बल की तरह होती है, हर्बल टी की तरह होती है। उसमें दालचीनी, तुलसी के पत्ते, तेज पत्ता, अदरक, गुड़, इलायची, इस तरह के सारे इंग्रेडिएंट्स डाल के हम लोग बना के पीते थे। आप लोग अनुभव भी होंगे। द पर्पस वाज टू इंक्रीज द वाइटलिटी ऑफ द बॉडी, शरीर की रोग प्रतिरोध की क्षमता को बढ़ाना, वो उसका
मकसद था। अगर वाइटलिटी बढ़ जाती है तो प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एक्सटर्नल ऑर्गेनिजम्स और बाय द मैटर्स दैट विल ऑटोमेटिकली काउंटर बैलेंस्ड। जी, फॉर्म फिल ठीक किया है। नहीं, ठीक है भाई जी, वो तो बाकी नॉर्मल क्वेश्चंस हैं अभी के लिए। जी हम जी जी। बाकी एक आध क्वेश्चंस कर ले लेंगे, अभी पूरा करेंगे। 1 मिनट साइलेंस में बैठेंगे सभी। एंड दिल से बहुत बहुत शुक्रिया सबकी तरफ से डॉक्टर सारंगी जी का। कल सब लोग टाइम पे ज्वाइन कराना, बहुत वैल्यूबल चीज़ें हमें सीखने को मिलेंगी। और आगे भी आप लोग डॉक्टर सारंगी को सुनते रहना चाहेंगे तो आपके सजेशंस भी कर लिए जाएंगे। सबका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, सभी को बहुत कल बहुत मॉर्निंग धन्यवाद। 10 o'clock, कल मॉर्निंग 10 o'clock सेशन रहेगा। जी, मॉर्निंग 10 o'clock इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग लिंक शेयर कर दिया जाएगा। चलिए, थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे। नमस्ते। ओम शांति। ओम शांति। सब लोग चाहें तो 1 मिनट के लिए वीडियो ऑन कर लें, मेमोरी रहेगी अगर हो सके तो। डॉक्टर सारंगी जी के साथ अगर वीडियो ऑन करके। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। बहुत दिन के बाद मुलाकात हो रही है। हाँ जी। हम लोग सभी मिल रहे हैं लंबे समय के